सभी छोटे बड़े श्रोताओं को सुनीता भटनागर का प्यार भरा नमस्कार। ऑडियो स्टोरीज के हमारे चैनल कहानी जगत में आप सभी का स्वागत है। हिंदी कहानियों की श्रृंखला में आइए आज सुनते हैं सुकेश साहनी जी द्वारा रचित कहानी रोशनी। पलंग के पास बैठा दिवाकर सूनी सूनी आंखों से पत्नी को देख रहा था। इंट्रावेनस ड्रिप से दवा बूंद बूंद कर उसके शरीर में जा रही थी। पिछले 5 दिनों से वह कोमा में थी। उसकी शक्ति बड़ी तेजी से क्षीण होती जा रही थी। अत्यधिक कष्ट उठाते हुए वह लगातार मौत की ओर बढ़ रही थी। उसके देखते ही देखते इन 2 महीनों में पत्नी की खूबसूरत काया हड्डियों के ढांचे में तब्दील हो गई थी। दिवाली वाला दिन था। हर कहीं गहमा गहमी थी, पर पत्नी के सिर पर मंडराती मौत के कारण उसके घर में सन्नाटा छाया हुआ था। बीच बीच में पास पड़ोस के बच्चों द्वारा दागे जा रहे बम पटाखों से उसका दिल कांप कांप उठता था, मानो ऐसे ही किसी धमाके के साथ उसका सब कुछ बिखरने वाला हो। ऐसे ही माहौल में एकाएक टेलीफोन की घंटी घनघना उठी। हेलो, क्या मैं नेत्र विशेषज्ञ डॉक्टर दिवाकर से बात कर सकता हूँ? दूसरी ओर से आवाज में हड़बड़ाहट थी। स्पीकिंग। डॉक्टर साहब, मेरे बेटे की एक्सीडेंट में, कांपती आवाज में किसी ने कहना चाहा। सॉरी, उसने बीच में ही बात काटते हुए कहा। आजकल मैं कोई केस नहीं कर रहा, और फोन रख दिया। पिछले 2 महीने से उसकी सारी दुनिया पत्नी के इर्द गिर्द सिमट आई थी। क्लिनिक जाना उसने बंद कर दिया था। उसकी आंखों के आगे वह मनहूस दिन घूम गया जब अपोलो अस्पताल में डॉक्टरों ने पत्नी को कैंसर का मरीज घोषित करते हुए इस दुनिया में चंद दिनों का मेहमान बताया था। सुनकर उसके पैरों के नीचे से जमीन ही निकल गई थी। विशेषज्ञों के अनुसार कैंसर की एडवांस स्टेज होने के कारण किसी प्रकार के इलाज की कोई गुंजाइश नहीं बची थी। डॉक्टरों की सलाह पर पत्नी को घर ले आया था वह, और पेन किलर्स की मदद से उसके कष्ट को कम करने का असफल प्रयास करता रहा था। पिछले 5 दिनों से वह क्रूर घड़ी उससे आंख मिचौली सी खेल रही थी, जिसकी आज से 2 महीने पहले तक उसने कल्पना भी नहीं की थी। वह दीवार पर लगे पत्नी के फोटोग्राफ को देखते हुए यादों के पन्ने पलटने लगा। शादी, हनीमून, शिमला की सैर और भी न जाने क्या क्या। उन दिनों पत्नी के चेहरे के सिवा उसे कुछ नजर नहीं आता था। पत्नी के साथ बिताए दिनों की याद से उसकी आंखें नम हो गईं। तभी नौकर ने उसे बाहर किसी के आने की सूचना दी। उसकी किसी से मिलने की इच्छा नहीं थी। पिछले कई दिनों के जगराते से उसकी आंखें लाल सुर्ख हो रही थी। नौकर की सूचना से वह बेमन से मुख्य द्वार की ओर बढ़ा। फिर कुछ सोचकर पहले खिड़की से झांक कर देखा। कोई नजर नहीं आया। तभी उसकी नजर सामने रहने वाली मिसेस सबरवाल पर पड़ी। ईर्ष्या से उसका मन अजीब सा हो गया। उसने तल्खी से सोचा, कौन सा ऐसा नशा है जो ये औरत नहीं करती, फिर भी कैसी हष्टपुष्ट है। इसे तो कुछ नहीं हुआ। दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। इस बार उसने दरवाजा खोल कर देखा। आगंतुक एक बूढ़ा था। बिखरे हुए बाल, अफरा तफरी में पहने गए कपड़े, सूजी हुई आंखें। डॉक्टर साहब, मैंने थोड़ी देर पहले आपको फ़ोन किया था। कृपया थोड़ी देर के लिए मेरे साथ चलें, आपकी बहुत मेहरबानी होगी। उसे देखते ही वह गिड़गिड़ाने लगा। टेलीफोन करने वाला व्यक्ति ही घर आ पहुंचा है, जानकर उसे गुस्सा आ गया। सॉरी, उसने रुखाई से कहा, मैं आपकी कोई मदद नहीं कर सकता। मैंने फ़ोन पर ही आपको बता दिया था, फिर भी हर तरफ से निराश होकर आपके पास आया हूँ। यदि आप मेरे साथ नहीं चलेंगे तो मेरे बेटे की आंखें बेकार हो जाएंगी। डॉक्टर, प्लीज मुझ पर दया करो। मुझे कसाई समझा है क्या? वह झल्ला गया। आपको क्या लगता है हम डॉक्टरों को कोई तकलीफ नहीं हो सकती? भीतर मेरी पत्नी बीमार पड़ी है, किसी भी समय उसके प्राण पखेरु उड़ सकते हैं, और आपको लगता है कि मैं टाल रहा हूँ? सुनकर बूढ़े के मुंह से आह निकली। खड़े खड़े वह डगमगाया, फिर संभल गया। मुझे माफ करें डॉक्टर, शायद मैंने आपका दिल दुखाया है, पर यकीन करें यह सब अनजाने में हुआ है। अपनी परेशानी में मेरी मति मारी गई है। मेरे इकलौते बेटे की लाश पोस्टमार्टम हाउस में पड़ी है। आज सुबह ही घर से भला चंगा निकला था। ट्रक एक्सीडेंट में उसकी मौत हो गई। उसने नेत्रदान का संकल्प लिया था, यह रहा उसका सर्टिफिकेट। बूढ़े की बात सुनकर डॉक्टर सख्ते में आ गया। वह बूढ़े के हाथ से नेत्रदान का प्रमाण पत्र लेकर उसे देखने लगा। बूढ़ा कहे जा रहा था, 9 बजे उसकी मौत हुई थी। 4 घंटे बीत चुके हैं। जल्दी ही उसकी आंखें ना निकाली गई तो बेकार हो जाएंगी। मुझे बताया गया कि आंख निकालने का इंतजाम
आप ही करेंगे, इसीलिए आपको तकलीफ दी। मुझे क्या पता था कि आप मुझसे भी बड़ी परेशानी में हैं। इस बार डॉक्टर ने ध्यान से बूढ़े की ओर देखा। 4 घंटे पहले ही इकलौते बेटे की मौत हुई है और ये उसके नेत्रदान के लिए मारा मारा फिर रहा है। बहुत हिम्मत की बात है, उसने सोचा। वह शहर की नेत्रदान के लिए प्रेरित करने वाली संस्था का पदाधिकारी था। नेत्रदान के प्रति ऐसे सजग नागरिकों की वह बहुत कद्र करता था। संस्था ऐसे लोगों को सम्मानित भी करती थी। पर वर्तमान परिस्थितियों में जब उसकी पत्नी मृत्युशैया पर पड़ी थी, ऐसे में बूढ़े को रुके रहने का संकेत कर वह भीतर आ गया। पत्नी के सिरहाने खड़ा सोचता रहा। डॉक्टर होने के नाते पत्नी के मुख पर मृत्यु की छाया को स्पष्ट देख रहा था। उसकी सांस बहुत कष्ट से चल रही थी। उसके माथे पर पसीने की असंख्य बूंदें चुहचुहा आई थी। उसने रुमाल से उसका पसीना पोंछ दिया। वह सोच में पड़ गया था। पोस्टमार्टम हाउस में 2 आंखें उसकी राह देख रही थी और इधर उसकी पत्नी की हालत बहुत बिगड़ रही थी। जाने क्यों उस बूढ़े के सामने वह खुद को बहुत छोटा महसूस करने लगा था। उसने फोन पर पत्नी की देखरेख के लिए नर्स को तुरंत घर आने को कहा और नौकर को आवश्यक निर्देश देकर बाहर आ गया। इन 2 महीनों में पहली बार उसने गैराज से अपनी कार बाहर निकाली थी। पोस्टमार्टम हाउस के बाहर भीड़ थी। कुछ औरतें एक शव को घेरे बैठी रो रही थी। वहीं मर्डर केस से संबंधित कुछ लोग डॉक्टरी जांच को अपने पक्ष में करवाने के लिए रणनीति तय कर रहे थे। कक्ष में घुसते ही बदबू का भपका उसके नथुनों से टकराया। हर कहीं गंदगी का साम्राज्य था। टेबल पर लड़के का शव सफेद कपड़े में सील पड़ा था, जिस पर मक्खियां भिन भिना रही थी। बेटे के शव को देखते ही बूढ़े की आंखों में आंसू बहने लगे। शव पर से मक्खियां उड़ाता हुआ वह बहुत दयनीय लग रहा था। डॉक्टर को अपने पेशे से जुड़े दूसरे सरकारी डॉक्टरों पर गुस्सा आया। क्या कक्ष की सफाई रखवा पाना भी उनके बस में नहीं है? अभी डॉक्टर साहब नहीं आए हैं, वहां उपस्थित जमादार ने बीड़ी का धुआं उगलते हुए उन्हें बताया। स्वीपर के अलावा दूसरा कोई कर्मचारी वहां उपस्थित नहीं था। दिवाकर के सामने सर्जन की प्रतीक्षा करने के अलावा कोई रास्ता नहीं था, क्योंकि जब तक वह आकर शव पर लगी सील तोड़ नहीं देता, दान की गई आंखें निकालने का यह कार्य वह प्रारंभ नहीं कर सकता था। बूढ़ा अंदर बाहर हो रहा था। उसके चेहरे पर पीड़ा के स्थान पर आक्रोश दिखाई देने लगा था। वह बुदबुदा रहा था, मेरा बेटा मरा है, मेरा कलेजे का टुकड़ा, मेरा अपना खून। उसकी दान की आंखें निकलवाने के लिए मुझे भीख मांगनी पड़ रही है। एकाएक उसकी मुट्ठियां भिज गईं। गुस्से से चेहरा विकृत हो गया। वह डॉक्टर के पास आकर फूट पड़ा, डॉक्टर साहब, आप आंखें निकालिए, सील मैं तोड़ देता हूँ। मेरी जिम्मेदारी पर आप काम शुरू कीजिए। जो होगा मैं भुगत लूंगा। मेरे बेटे की आंखें किसी भी कीमत पर बेकार नहीं होनी चाहिए। डॉक्टर ने प्रकट में बूढ़े को धैर्य बंधाया, पर भीतर ही भीतर वह भी व्यग्र हो उठा था। समय तेजी से गुजरता जा रहा था। अगर जल्दी ही सर्जन नहीं आया तो वह बूढ़े को किसी भी दशा में निराश नहीं देखना चाहता था। जाने क्यों वह अब बूढ़े के प्रति अपने दिल में बहुत लगाव महसूस करने लगा था। उसने इस बारे में सीएमओ से फोन पर बात कर लेना बेहतर समझा। उसकी बात सुनकर सीएमओ ने लापरवाही से कहा, अरे भाई, आज दिवाली है, कहीं मिलने मिलाने लगे होंगे। आप निश्चिंत रहें, वे ड्यूटी पर पहुंच जाएंगे। दिवाकर की प्राइवेट प्रैक्टिस थी, फिर शहर में उसकी नेत्र विशेषज्ञ के रूप में अलग ही पहचान थी। सीएमओ की गैर जिम्मेदाराना टिप्पणी पर उससे चुप नहीं रहा गया। जी हाँ, दिवाली है, रोशनी का त्योहार, और यहाँ एक अभागा बूढ़ा किसी की आंखों को रोशन करने के लिए गिड़गिड़ा रहा है। आधा घंटे के भीतर आपका डॉक्टर पोस्टमार्टम के लिए यहाँ नहीं पहुँचता है तो लड़के की आंखें बेकार हो जाएंगी, कहकर उसने फोन रख दिया। उसके फोन का असर हुआ था। थोड़ी देर बाद ही सर्जन वहां पहुंच गया था। बूढ़े को कक्ष से बाहर कर दिया गया। सर्जन थाने से प्राप्त पेपर्स को उलट पुलट कर रहा था। फिर वह शव की सील का निरीक्षण एवं मिलान बहुत बारीकी से करने लगा। दिवाकर जानता था कि ऐसे मौके पर इस तरह की औपचारिकताओं को कुछ शिथिल भी किया जा सकता था, पर सर्जन था कि अपनी पूरी अहमियत जता रहा था। काफी देर बाद उसने स्वीपर को सील तोड़ने का आदेश दिया था। दिवाकर ने शव के मुख से कपड़ा हटाया। लड़के की उम्र 16-17 साल के लगभग थी। इतनी कम उम्र में नेत्रदान का संकल्प। रास्ते में बूढ़े ने उसे बताया था कि उसके बेटे का चयन राष्ट्रीय जूनियर फुटबॉल टीम में हो गया था। उसके दिल को धक्का सा लगा। एक्सीडेंट के बावजूद उसके चेहरे पर पीड़ा के भाव नहीं थे।
लड़के की आंखें पूरी तरह बंद नहीं थी। उसे चिंता हुई, आंखें पूरी बंद ना हों तो उनके जल्दी खराब हो जाने की आशंका रहती है। उसने टॉर्च की रोशनी में पुतलियों को ध्यान से देखा। दोनों आंखें सुरक्षित थीं। आंखों को निकालने में उसे मुश्किल से 7 मिनट लगे। उसने एंटीसेप्टिक लोशन से आंखों को साफ कर कंटेनर में रख दिया। सावधानी बरती कि कॉर्निया पर कॉटन का कोई रेशा लगा ना रह जाए। आई कंटेनर को बर्फ से भरे थर्मस फ्लास्क में रख दिया गया। इसके बाद उसने आंखें निकाल लेने से रिक्त हुए स्थान को गॉज से भर दिया ताकि चेहरा बिल्कुल पहले जैसा लगे। अमूमन इस कार्य को वह कुछ क्षणों में ही पूर्ण कर लेता था, पर इस केस में उसने इतनी देर लगाई कि पास खड़ा सर्जन भी ऊबने लगा था। बाहर आते ही बूढ़े ने उसके थर्मस वाले हाथ को अपने बर्फ से ठंडे हाथों में ले लिया। शुक्रिया डॉक्टर, आपने जो भी मेरे लिए किया। अब मेरे बेटे की आंखों से किसी की अंधेरी दुनिया रोशन हो सकेगी। लौटते हुए उसके मन में किसी पवित्र मिशन को पूर्ण करने जैसा संतोष था। वह लगातार बूढ़े और उसके लड़के के बारे में ही सोच रहा था। घर पहुंचते ही उसे पत्नी का ध्यान आया। उसे हैरानी हुई, कुछ देर के लिए वह उसे बिल्कुल भूल गया था। नर्स पत्नी की देखरेख में लगी हुई थी। उसने पत्नी की नाड़ी देखी, ब्लड प्रेशर नापा, सब कुछ सामान्य था। वह पहले से बेहतर नजर आ रही थी। उसने राहत की सांस ली। दान की गई आंखों को अधिक समय तक स्टोर रखने की कोई व्यवस्था उसके पास नहीं थी। 24 घंटे के भीतर आंखें ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट दिल्ली पहुंचनी ही चाहिए, जहां इन्हें तत्काल किसी प्रतीक्षारत अंधे व्यक्ति की आंखों में प्रतिरोपित कर दिया जाएगा। उसने कंपाउंडर को फोन किया ताकि उसे दिल्ली भेज सके। उसने अपने नवजात बेटे की पहली दिवाली होने के कारण जाने में असमर्थता व्यक्त कर दी। उसने 3 जगह और संपर्क किया, पर त्योहार की वजह से कोई भी दिल्ली जाने को राजी नहीं था। उसके माथे पर चिंता की लकीरें दिखाई देने लगी। वह बेचैनी से कमरे में चहलकदमी करने लगा। उसकी आंखों के सामने से अनगिनत आंखें गुजरने लगती हैं। बूढ़े जवान आदमी औरतों की आंखें, लड़के लड़कियों और बच्चों की आंखें, मोतियाबिंद, काला मोतिया, जाले वाली आंखें, बहंगी आंखें, निर्दोष आंखें, चमचम करती आंखें, उदास आंखें, प्रतिरोपित आंखें, बूढ़े की कृतज्ञ आंखें। यह सभी आंखें उसे ताक रही हैं। वह पोस्टमार्टम हाउस में तैयार खड़ा है। शव के मुख से कपड़ा हटाते ही उसके मुख से चीख निकल जाती है। शव तो पत्नी का है। ब्लड कैंसर से मरने वाले की आंखें प्रतिरोपित नहीं की जा सकती। वह परेशान हो उठता है। उसे कुछ करना होगा। कहीं दूर 2 अंधी आंखों को उसका इंतजार है। क्या करे? वह दृढ़ निश्चय के साथ अपनी दोनों आंखें निकालकर दाहिनी हथेली पर रख लेता है। एकाएक उन दोनों आंखों से प्रकाश फूट पड़ता है। उन आंखों की रोशनी में वह सब कुछ देख पा रहा है। ट्रेन के पटरियां बदलने से तेज शोर हुआ। उसने चौंक कर उन्नींदी आंखों से देखा। ट्रेन पूरी रफ्तार से दौड़े चली जा रही थी। दान की गई आंखों वाला थर्मस उसने किसी बेशकीमती वस्तु की भांति संभाल कर अपने पास रखा हुआ था। आतिशबाजी से पूरा आकाश जगमगा रहा था। तो दोस्तों, ये थी हमारी आज की कहानी। आपको कैसी लगी कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और मित्रों के साथ शेयर करें।